दोस्तों, आज मैं आपके सामने हूँ वैक्सीनेशन पार्ट 2 को लेकर। सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियरली बोल देना चाहता हूँ कि ये जो भी मेरे वीडियो में कंटेंट होते हैं या जो भी मैं जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ, ये जानकारी एक कॉमन इंडियन मैन जो कि अपने घर परिवार में व्यस्त रहता है और इस बात को लेके चिंतित रहता है कि कैसे भी करके उसके बच्चे का कोई सा टीका, कोई सा वैक्सीन मिस ना हो जाए, और अगर मिस हो गया है तो उसे रीशेड्यूल कब करा सकता है, कब लगा सकता है। इसमें ज़्यादा सुपरफिशियल ही मिलेगा आपको, मतलब ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं मिलेगी, लेकिन सुपरफिशियल वो बातें जो एक कॉमन मैन को, एक सामान्य आदमी की जानकारी में होना चाहिए। मतलब कहने की ये है कि इसमें डॉक्टरी वाला पार्ट हम डॉक्टर्स के लिए छोड़ देते हैं, बाकी एक कॉमन मैन के लिए जितनी चीज़ें पता होना चाहिए वो ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वैक्सीनेशन पार्ट 2, जिसमें कि मैंने कौन सा वैक्सीन अगर छूट जाए तो कब लगवा सकते हैं इसको मेंशन किया हुआ है। कोई वैक्सीन कितने टाइम तक लग सकता है इसकी जानकारी दी हुई है, और वैक्सीन किसी पर्टिकुलर बीमारी को किस हद तक या कौन सा वैक्सीन किस बीमारी को प्रोटेक्ट करता है, इस चीज़ को लेके ये वीडियो बनाया हुआ है। तो शुरू करते हैं वैक्सीनेशन पार्ट 2। तो सबसे पहले आता है बर्थ डोज, यानी कि 0 डोज। ये हम और आप सभी जानते हैं कि हेपेटाइटिस बी, बीसीजी और ओपीवी ये बर्थ डोज में आते हैं, मतलब 0 डोज में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की। अगर ये जन्म के तुरंत बाद नहीं लग पाता है तो हम विदिन 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे के अंदर इसको लगवा लेना चाहिए। उसके पीछे रीज़न है कि जब बेबी माँ के यूट्रस में होता है, यानी कि गर्भ में होता है, तो भी हेपेटाइटिस का जो वायरस है वो बेबी में ट्रांसफ़र हो सकता है, ड्यूरिंग डिलीवरी ट्रांसफ़र हो सकता है, या आफ्टर डिलीवरी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो जब तक बच्चा यूट्रस में है, मींस गर्भ में है, तब तो उसे हम वैक्सीन नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं कि जैसे बच्चा जन्म ले उसके तुरंत बाद उसे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगा देना चाहिए। इन केस अगर नहीं लग पाए या नहीं हो पाए तो हमको विदिन 24 आवर्स यानी कि एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर में हमें हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगा देना है, जो कि बच्चे को माँ से आने वाले हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा, सुरक्षित करेगा, जिसे हम बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन, ठीक है ना। तो इसलिए हमको 24 आवर्स में उसको लगाना है। इसके बाद बात करते हैं ओपीवी की, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसको अगर हम आफ्टर बर्थ यानी कि जन्म के तुरंत बाद अगर हमने 2 बूंद नहीं पिला पाई हैं तो पहले 15 दिन में हम इनको पिला सकते हैं, 2 बूंद जिंदगी की। अगर हम बात करें कि 1 ईयर तक कौन सा वैक्सीन दे सकते हैं, तो जो कि 0 डोज में शामिल था बीसीजी। अगर हम बीसीजी की बात करें तो अगर ये जन्म के तुरंत बाद नहीं लगता है तो हम इसे 1 साल तक दे सकते हैं। 1 साल में थोड़ा पैच है इसके अंदर। पहला पैच है कि अगर हम 1 मंथ के अंदर देते हैं, बच्चे की उम्र अभी 30 दिन की हुई है, उसके अंदर अंदर देते हैं, तो हमको 0.05 ml देना है, 0.05 ml टिल 1 मंथ। और अगर यही एज 1 मंथ से लेके 1 साल तक की है तो हमको 0.1 ml देना है। तो हम उसको दे सकते हैं 1 साल तक, लेकिन डोजेज अलग अलग रहेंगी। 1 मंथ तक में 0.05 ml और 1 मंथ से 1 साल तक के में 0.1 ml। अगर हम अगले वैक्सीन की बात करें जो कि हम 1 साल की उम्र तक दे सकते हैं, तो वो आता है FIPV, मतलब फ्रैक्शनेटेड इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ये बचाता है पोलियो के अगेंस्ट। RBB मतलब रोटा वायरस वैक्सीन, ये बचाता है हमें डायरिया से, जिसका कि एजेंट होता है रोटा वायरस, जो कि सबसे ज़्यादा डायरियल डिसीज कराता है रोटा वायरस। इसके बाद बात करते हैं
पेंटावेलेंट पेंटा वैक्सीन, ये हमें 5 बीमारियों से बचाता है। पेंटा वैक्सीन में होते हैं डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और हेब। यानी कि डीपीटी में T4 डिप्थीरिया, P4 पर्टूसिस, T4 टिटनेस। हेपेटाइटिस बी आप सब लोग जानते हैं, जो पहले सेपरेटली दिया जाता था, अलग से दिया जाता था, अब पेंटा में मिक्स होके आता है, यानी कि तब ये पेंटा बनता है। इसमें पेंटावेलेंट है, 5 बीमारियों से बचाता है। और 5वीं होती है इसमें हेब, यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन। ये सीजनल फ्लू के अगेंस्ट हमको प्रोटेक्ट करता है। तो हो गया पेंटा वैक्सीन। अगला आता है पीसीवी, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ये भी हम 1 ईयर तक दे सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, ये सारे वैक्सीन 6, 10 और 14 वीक वाले वैक्सीन हैं, जिनमें से कि FIPV मतलब फ्रैक्शनेटेड इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन और न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये वैक्सीन 6 और 14 वीक यानी कि 1.5 महीने और 3.5 महीने पर लगते हैं। बाकी आपकी अगर हम बात करें RBB और पेंटा, इसके साथ में FIPV और PCV, ये पूरा 6 वीक से लेके 14 वीक वाला जो बेसिक इम्यूनाइजेशन है उसका पार्ट है। अगर हम बात करें 5 साल तक, तो उसके लिए हमारे पास है ओरल पोलियो वैक्सीन। हम सबको पता है, हम सब ने पोलियो वैक्सीनेशन के जो जागरूकता अभियान है उसमें सुना होगा कि 5 साल तक के सभी बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाना है। OPV के अलावा और कौन से वैक्सीन हैं जो 5 साल तक दे सकते हैं, वो है विटामिन ए। दोस्तों विटामिन ए की जो पहली खुराक है वो 9 मंथ से MR के साथ शुरू होती है। इसके बाद में ये पूरे 5 साल तक, जो कि विटामिन ए के 9 डोजेज होते हैं, 9 डोज होते हैं, वो 5 साल तक पूरे कवर होते हैं। तो वो हम 5 साल तक विटामिन ए चला सकते हैं। इसके बाद आता है MR और MCV, मतलब मीजल्स रूबेला या फिर मेनिंगोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये भी हम 5 साल तक दे सकते हैं। दोस्तों इनमें 16 से लेकर 18 वीक ऐसे हैं जिससे कि कई सारे जो वैक्सीन हैं उनके बूस्टर डोज शुरू हो जाते हैं। तो इनमें बहुत सारे वैक्सीन के बूस्टर डोज भी इस ड्यूरेशन से शुरू हो जाते हैं, तो वो भी उसमें इंक्लूड हैं। उनको अलग से मेंशन नहीं किया हुआ है, बट इनमें कई सारे वैक्सीन ऐसे हैं जिनमें कि बूस्टर डोज रहते हैं, जो कि बूस्टर डोज के रूप में दिए जाते हैं। इसके बाद आपका OPV, जिसकी बात अपन ने पिछली स्लाइड में की है कि ये भी हम 5 साल तक दे सकते हैं। अगर हम बात करें 7 ईयर तक, तो 7 ईयर तक में आता है आपका DPT, यानी कि डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस, इसका वैक्सीन। DPT के संदर्भ में कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, वो ये है कि DPT में जो पर्टूसिस वाला कंपोनेंट है, अगर वो किल्ड होल सेल, यानी कि जो पर्टूसिस का जो हमने जो कंपोनेंट यूज किया है, अगर हमने पूरी सेल को किल्ड करके इस वैक्सीन में मिलाया हुआ है, तो उसमें DTWP लिख के आएगा। और ये वाला जो वैक्सीन रहेगा ये काफ़ी पेनफुल रहेगा और ये फीवर भी लेके आएगा, मतलब बच्चे को फीवर भी आएगा। वजह साफ साफ है इसमें, जैसा कि हमको पता है कि हम वैक्सीन के फॉर्म में पूरी सेल दे रहे हैं, यानी कि पूरा वो कॉजिंग जो एजेंट है उसको किल्ड करके, उसको मार के उस सेल को दे रहे हैं। तो सीधी बात है, उससे जो रिएक्शंस हैं, जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हैं, वो बहुत ज़्यादा आने वाली है। अगर हम उसके दूसरे पार्ट की बात करें, जो कि है AP, यानी कि DTAP। AP मीन्स ए सेलुलर, या इसमें हम एंटीजन को यूज करते हैं। तो दोस्तों इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ए सेलुलर मीन्स उसमें सेल नहीं है, उसमें खास कुछ एंटीजन को यूज किया गया है, यानी कि उसमें जो रिएक्शंस हैं वो कम आएंगी, मतलब उसमें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस कम आएंगी, जिससे कि फीवर और पेन ये कम रहेगा बच्चों में। ये कंसेप्ट पेनलेस जो वैक्सीन है, पेनलेस वैक्सीनेशन जो है, दर्द रहित वैक्सीनेशन है, उसमें यूज करते हैं। तो इसलिए इसको यहाँ पर मेंशन करना उचित समझा मैंने। तो आपकी जानकारी के लिए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो पेनलेस वैक्सीनेशन का कंसेप्ट है उसका पार्ट है ये। अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि ये पहला लिखा हुआ है बॉर्न बिफोर 1995 और दूसरा लिखा है बॉर्न आफ्टर 1996। एक्चुअल में यूनाइटेड स्टेट में पहले 1995 से पहले DTWP दिया जाता था, लेकिन 1996 से ये DTAP
यानी कि ये जो DTP का वैक्सीनेशन है उसको इस फॉर्म में दिया जाने लगा, जो कि अभी अपन ने बात की थी। अगर हम बात करें 16 साल की, तो 16 साल पे हम TT यानी कि टेटनस टॉक्साइड या फिर TD यानी कि टेटनस के साथ में डिप्थीरिया, एडल्ट डिप्थीरिया, ये वाला वैक्सीन दे सकते हैं। दोस्तों जो शेड्यूल है ये है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी कि UIP, जिसे कि भारत सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में संचालित किया जाता है। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं जो कि सरकारी अस्पताल में ही ज़्यादा वैक्सीनेशन कराने को जाते हैं, या जो किन्हीं कारणों से महंगे वैक्सीनेशन नहीं करा सकते, बड़े प्राइवेट अस्पताल में जाके, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके वैक्सीनेशन नहीं करा सकते हैं, तो गवर्नमेंट का जो वैक्सीनेशन है बहुत सुरक्षित होता है, बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल इससे कहीं कोई हम नहीं कह सकते कि किसी भी तरीके से ये कम है। तो उन लोगों की बेसिक जानकारी के लिए इस तरह के वीडियो मैं बनाता हूँ, और जिससे कि जो एक ग्रामीण जनता है या फिर जो मिडिल क्लास है वो इससे कुछ जानकारी हासिल कर सके और वैक्सीनेशन करा सके। दोस्तों ये मेरा लास्ट पेज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते रहिए मेरे वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आपका दिन शुभ रहे।